हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए सेक्शन 2 प्रैक्टिस सेट। अब रोज़ तांडव होगा, मतलब तांडव होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये 6 बजे से मैंने क्लास को मैं शेड्यूल करने वाला था, मतलब कि 6 बजे से लाइव करने वाला था। बट क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम के कारण 6 बजे से लाइव नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा डिले आज हुआ है। बट कल से 6 बजे से ही रहेगा। अगर आप अलग टाइम चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन 2 का प्रैक्टिस सेट। ये सिर्फ जीडी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, डीबी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि आपका उसमें भी फिजिक्स का पार्ट आता है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि आपका डिमांड था कि प्रैक्टिस सेट जो लाया जाए सेक्शन 2 के लिए भी लाया जाए, तो आ चुका है। तो आपको सपोर्ट करना है एंड शेयर कर देना है। फटाफट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। टाइम आप लोग बता दीजिएगा किस टाइम पे होगा। आज 6 बजे से लगाना था, बट थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण 6 बजे से नहीं हो पाया, थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आपको ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। टाइम आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को दमदार तरीके से। रोज़ तांडव मतलब रोज़ तांडव। 7 बजे भी ना भूलिएगा, 7 बजे आपका साइंस प्लस जीके का मॉक टेस्ट चलता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद से स्टार्ट करेंगे और सेशन को शेयर कर दीजिए। को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सेल पर भार मतलब कि लोड बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो आपको बताना है किसी सेल पर अगर भार बढ़ा दिया जाए, वज़न बढ़ा दिया जाए, तो धारा का जो आपका चेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रिक जो आपका प्रभाव पड़ेगा उस पर क्या पड़ेगा। ऑप्शन ए है बढ़ता है, धारा का मान क्या बढ़ता है। ऑप्शन बी में दे रखा है घटता है, सी में दे रखा है अपरिवर्तित रहता है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। यदि किसी सेल पर भार बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं बता दूं आपको, यदि किसी सेल पर भार बढ़ा दिया जाता है तो धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, क्या होता है, वो बढ़ता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में दे रखा है कि किसी तार की लंबाई 2 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर तथा विशिष्ट प्रतिरोध 0.5 ओम मीटर है, तो उस तार का प्रतिरोध होगा। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है 4 ओम, बी में दे रखा है 2 ओम, सी में दे रखा है 0.5 ओम, और डी में दे रखा है 1 ओम। चलिए राइट आंसर क्या होगा, इसको आपको पता है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए। फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। कुछ आपके लिए समय भी दिया जाएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो उतना भी टाइम नहीं लगा। अगर आपको पता है तो तार का प्रतिरोध बताना आपको ध्यान में रखना है। विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, और अनुपात काट का क्षेत्रफल भी दे रखा है, और यहाँ पे लंबाई भी दे रखा है। तो चलिए फटाफट बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो चलिए इसको फॉर्मूला भी आप नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध और यहाँ पे लंबाई बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला है। इससे आपको सॉल्व करना है। इससे सॉल्व कैसे करना है देखिए, अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम। 0.5 ओम नोट करेंगे। उसके बाद 0.5 ओम दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई कितना है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे लंबाई 2 बट्टा में क्या कर देंगे, यहाँ पे दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, राइट। तो 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो 0.5 यहाँ पे नोट कर देंगे। 0.5 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, सिर्फ 2 ओम। तो आपका 2 ओम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब कि सेल्फ इंडक्शंस जो दे रखा है 5 मिली, यहाँ पे दे रखा है मिली हेनरी दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होगा। आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक होता है, जो क्या ही होता है, वो क्या होता है, वो होता है वेबर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, और इसका आंसर राइट देखते हैं सबसे पहले कौन दे रहा है। ऑप्शन आपको दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल है, टाइम लगेगा, उतना भी टाइम नहीं लगा, इजी न्यूमेरिकल है। तो चुंबकीय फ्लक्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे नोट कर लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स इक्वल टू एल और इक्वल टू आई। एल का मतलब यहाँ पे दे रखा है
सेल्फ इंडक्शन, राइट। और आपका मतलब आई का मतलब यहाँ पे धारा, और ये है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ओके, नोट करना चाहे तो नोट करिए फटाफट। तो चलिए, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 प्रेरण गुणा 5 गुने आई मतलब कि धारा, और धारा कितना दे रखा है 2, तो 2 दे रखा है, राइट, 2 दे रखा है ना, 2 दे रहे हैं। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स, अच्छा मिली है, यहाँ पे मिली है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था। हाँ ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है। मिली हेनरी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको करना है 5 और मिली का 10 गुने 10 के पावर -3 और एम्पियर धारा मतलब कि 2, राइट, 2 एम्पियर आप नोट कर सकते हैं। तो ये 5 दूनी 10 ये भी हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 गुने 10 के पावर -3। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर बात करें तो 1 से 1 कट जाएगा तो 10 के पावर -2 बच जाएगा। 10 के पावर -2 को अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -2 को हम 0.01 वेबर लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि कोई सेल एक ऐसे प्रतिरोध से जुड़ा है जो उसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि सेल के दोनों छोरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट दिया गया है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, कोई सेल एक ऐसे प्रतिरोध से जुड़ा है, मतलब कि कोई भी सेल है वो प्रतिरोध से जुड़ा है, ऐसे प्रतिरोध से जुड़ा है जो उसके आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है, तो सेल का विद्युत वाहक बल आपको क्या होगा वो बताना, विद्युत वाहक बल बताना है। ध्यान देना है, यदि सेल के दोनों छोर के बीच विभवांतर जो दिया गया है वो 4 वोल्ट का दिया गया है। चलिए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, और सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ज़्यादा समय क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस सेट है तो इसके हिसाब से। चलिए 4 नंबर का, तो ये आपका विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो उसका ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लियो, E-IR। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है विद्युत वाहक बल यहाँ पे पूछ रहा है, राइट, और विभवांतर मतलब कि यहाँ पे विभवांतर दे रखा है, विभवांतर दे रखा है ना, तो विभवांतर 4 दे रखा है। ई आपसे पूछ रहा है मतलब कि विद्युत वाहक बल, आई आपका कितना दे रखा है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल ऐसे पद दोनों छोरों के बीच 4 वोल्ट, ये तो विभवांतर हो गया। धारा इसमें कितना दे रखा है भाई, ये दे आंतरिक पद के बाद तो सेल का विद्युत है, धारा इसमें धारा नहीं दे रखे क्या, आई बराबर, हाँ सॉरी एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। ये 4 आपका दे रखा है, राइट, ई आपका विद्युत वाहक बल ऐसा ही है, और आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर को ई अपॉन इसको 2 आपको लिख सकते हैं, राइट, ई अपॉन 2 आर, और यहाँ पे आर लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो एक बार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से आर से तो आर कट गया, और इसको अगर बट्टा पकड़ ले इधर से जाए तो 2e - e, तो e/2 ये बच जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 = e/2 हो जाएगा, e/2, और e मतलब इधर है और 2 इधर जाएगा, तो 4 दूनी की 8, तो ये विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 वोल्ट, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो, तो ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको लिख देता हूँ 7563830146, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। ओके, बाकी यहाँ से आप एक बार ज़रूर इसको क्या करिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। चलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इससे हो सकता है आपके एग्जाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर दे देते हैं। जो नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है ये ऑप्शन सी वाला आपका जो करेक्ट हो जाएगा। और भी जैसे नैंड का ही नहीं, और का, एंड का, नॉर का, ये भी आपसे पूछ सकता है, नॉट गेट का, तो ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट वाला ए ऑप्शन में जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, आपको पता है क्या? ए वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो किसका है, पता है आपको? नहीं पता ना, ए वाला किसका है, नहीं पता ना, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये ए वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका है, ए वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका है किसका, नॉर गेट का, राइट,
नॉर गेट, तो ये आप लिख सकते हैं नॉर गेट। ये नॉर गेट का है ऑप्शन ए में। और बी में जो दे रखा है y इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये आपका और गेट का दे रखा है। ये और है। और नॉर कैसे बन गया, इस पर डैश लग गया तो नॉर बन गया। उसी तरह एंड बात करेंगे, तो एंड देखिए ये वाला एंड है ए डॉट बी इक्वल टू वाई, मतलब कि y इक्वल टू ए डॉट बी भी लिख सकता है, ऐसे इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंड गेट है और इस पर डैश लग गया तो नैंड गेट हो गया। और गेट पे ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ऊपर डैश लग गया तो आपका हो गया क्या चीज़, नॉर गेट हो गया। एंड गेट पे ऐसे ही रहेगा ए डॉट बी इक्वल टू वाई और इस पर डैश लग गया तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, ये आपका नैंड गेट हो जाएगा। राइट, समझ में आया ना, समझ में आया। राइट, एक होता है नॉट गेट, एक और होता है, ये तो चारों गेट दे रखा है, एक होता है नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में आपको देता है, नॉट गेट में डायरेक्ट आपको देता है क्या चीज़, नॉट गेट में ए एक ही रहता है, इस तरीके से आपको नॉट गेट देता है। तो ये आपको याद करके रखना होगा। ये चारों तो आपको समझ में नहीं आया, और गेट इस पर डैश लग गया नॉर गेट, ये एंड गेट इस पर डैश लग गया नॉट गेट, नैंड गेट। ओके, तो इस तरीके से याद हो गया। और एक याद कर लेना है आपका क्या चीज़ नॉट गेट। ओके, तो इस तरीके से आपको याद करने ला। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा है 10 घेरों वाली एक वृत्तीय कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.20 वर्ग मीटर है मतलब कि 20 वर्ग मीटर है को एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो कुल फ्लक्स का मान निम्नलिखित में कौन होगा। राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 50 मिनट का ये सेशन हो जाएगा। तो आप लोग को सपोर्ट करना होगा, 40 मिनट तो मिनिमम हो ही जाएगा। ओके, तो चलिए आपको सपोर्ट करना होगा। चलिए क्योंकि इसको सॉल्व की कराना है, डायरेक्ट टिक नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें आपका जो दे रखा है क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, फ्लक्स का मान पूछ रहा है। राइट, फ्लक्स का मान। चलिए तो फ्लक्स का मान हम बताते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। NBA, ओके, NBA से याद करना है। और n का मतलब कि यहाँ पे संख्या दे रखा है, घेरों की संख्या जो यहाँ पे दे रखा है, आप देखिए इसमें दे रखा होगा घेरों की संख्या, जो घेरों, हाँ 10 घेरों दे रखा है ना, तो घेरों वाली संख्या ये n है। B जो आपका दे रखा है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे B दे रखा है वो क्या है, यहाँ पे B जो दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र है, ये B चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला। और A जो दे रखा है यहाँ पे, ये क्या दे रखा है, A आपका दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए इसको हम निकालते हैं, इसको NBA से। ओके, तो इसको NBA से निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। NBA से निकालेंगे। और n तो कितना दिया है, घेरों की संख्या कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, आपको पता है, तो 10 नोट कर लेंगे। ओके, B जो कितना दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखता है, एक दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.20। राइट, ओके, 0.20, तो ये आप नोट करेंगे, इसको सॉल्व करना है। 0.20 दे रखा है। राइट, ध्यान है ना। चलिए, तो यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे 0.20, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बच गया 10 गुने 0.20। ओके, इतना दे रखा है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सीधा सीधा इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, सीधा बचेगा, क्या बचेगा आपका, सीधा सीधा बचेगा 2। इसको सॉल्व करिएगा तो सीधा आपका 2 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो ये आपका 2 वेबर जो है दे रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दे रखा है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वेबर। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 1 वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध 150 ओम है, प्रतिरोध दे रखा है 150 ओम, ये आपको नोट करना है। समांतर क्रम में 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का पठन निम्नलिखित में से कौन होगा यदि सेल के यांत्रिक प्रतिरोध का मान, जो आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है का मान जो है वो 0 दे रखा है, मतलब 0 दे रखा है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या पूछ रहा है आपसे, वोल्ट का पठन, वोल्ट का यहाँ पे दे रखा। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे V = IR से। ओके, चलिए आंतरिक प्रतिरोध,
यहाँ पे क्या दे रखा है वो आपको देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करें, V इक्वल टू आई आर डायरेक्ट निकालना है। वोल्ट मीटर पूछ रहा है, वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 150 है, समांतर क्रम में 2 वोल्ट के एक सेल से जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रथम बिंदु कौन होगा, वोल्ट मीटर पूछ रहा है तो वोल्ट मीटर ही निकालेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, आई आर को क्या करेंगे, आई आर को E बटा आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से कर देंगे। और ये जो आपका आई को कैसे तोड़ेंगे, आई का तोड़ देंगे E प्लस आर और ये ब्रैकेट में, और जो ये कैपिटल आर दे रखा है फिर से आर नोट कर लेंगे। इस तरीके से नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद सॉल्व कैसे करना है देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो E के जगह पे आपको दे रखा है प्रतिरोध कितना दे रखा है, 150 ओम दे रखा है। 2 वोल्ट आपका यहाँ पे पूछ रहा है, राइट, 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 दे रखा है। तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है वो 0 दे रखा है, और तो यहाँ पे आपको निकालना है। ओके, चलिए इसे यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे E जो दे रखा है, E कितना दे रखा है, तो E आपका दे रखा है 2 वोल्ट, राइट, तो 2 वोल्ट लिख देंगे। और यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा है 150 और आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में फिर से यहाँ पे R दे रखा है प्रतिरोध, तो 150 लिख देंगे। और ये 0 बचा है, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 150 कट जाएगा और 2 आपका बच जाएगा। तो 2 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा वो आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर 25 वाट और 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, और कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समांतर क्रम में जुड़ा है तो आपको बताना है। ओके, चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है। तो जिसका प्रतिरोध अधिक प्रकाशित होगा, तो मैं इसको बता दूं, आपको सीधा से ध्यान में रखना है कि जिसका भी जो आपका होगा, जिसका भी प्रतिरोध कम होगा वह ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो प्रतिरोध किसका कम है, चलिए इसको नोट करते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, इसको ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो H होता है 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो आपका होता है यहाँ पे P जो दे रखा है V²/R, तो R के दे रखा है व्युत्क्रमानुपाती, V²/R के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे P जो है किसके समान व्युत्क्रमानुपाती है, डायरेक्ट R के, मतलब कि जो प्रतिरोध अगर ये कम होगा तो ये जो आपका जो क्या होगा, जो लाइट है, प्रकाश है, ये क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो जिसका भी प्रतिरोध कम होगा वो प्रकाश ज़्यादा देख करेगा, तो वही है, अर्थात 100 वाला बल्ब जो है, जो बल्ब है ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने F गुने L। ओके, F गुने L, और इसके बाद 1/2 गुने F को क्या तोड़ेंगे, YAL/L। ओके, और ये आपका फिर से L। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला दिया गया है, और इस फॉर्मूला से आपको कैसे निपटना है, मतलब कि सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। ओके, इसको आपको निपटना कैसे, तो y का जो मान दे रखा है यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 मीटर लंबे और 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, 10⁻⁶ जो आपका दे रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है। और L जो यहाँ पे होगा, जो L है वो L है, तो L² हो जाएगा ना, तो 1/2, इसको हम फिर से लिख देते हैं 1/2 गुने YAL², राइट, और ये L। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, 1/2 y का 2 दे रखा है गुने 10 के पावर क्या होगा, यहाँ पे y का मान यहाँ पे देख सकते हैं दे रखा है 10 के पावर 11। ओके, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपका दे रखा है 10⁻⁶ मीटर, वो क्या है आपका अनुप्रस्थ काट दे रखा है, तो यहाँ पे आप 10⁻⁶ मीटर लिख देंगे, 10⁻⁶, और L दे रखा है, L कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 और इसको स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, राइट। 10⁻⁻6 होगा, समझ गया आ गया, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये हो गया, और बटा ये 2 वाला है ही। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12, 1/2 गुने कितना, 1/2 गुने 2, और 10⁻11 गुने 10⁻12,
ओके, इतना आपको दे रखा है, राइट। समझ में आया, समझ में आया ना, इतना आपका दे रखा है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 2 मीटर लंबे, और हाँ एक और लंबाई है, नीचे एल था तो ये बटा में 2 लगाते चलेंगे, इसमें भी बटा 2 लगेगा। 10 के पावर माइनस 10 के पावर 11 दे रखा है, तो यहाँ से कटेगा तो सीधा सीधा बचेगा 10 के पावर माइनस 1 बचेगा, बचेगा ना भाई साहब, ध्यान में रखना है। और ये 2 से 2 कट गया तो 1/2 सीधा बच गया 1/2 गुने 10 के पावर माइनस 1। 10 के पावर माइनस 1 का मतलब क्या होगा, ये 10 नीचे आ जाएगा तो 1/2 गुने 10 हो जाएगा, तो 1/20। और 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/20 को 0.05 जूल, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है दिए गए परिपथ धारा की दिशा होगी, 2 वोल्ट दे रखा है, विद्युत वाहक वोल्ट आर जो आंतरिक पथ 1 ओम दे रखा है, यहाँ पे 10 ओम दे रखा है ये वाला। उसके बाद तो ये दिशा आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए HW है। क्यों HW, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन ये देख सकते हैं, 10 प्रश्न दे रखा है, तो ये दोनों मैं सॉल्व कराऊंगा और ये वाला आपको बताना है। तो चलिए 11 नंबर पे चलेंगे, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, वैसे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ओके, चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर प्रश्न संख्या 10 में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताना है। आप प्रश्न संख्या 10 है, देख लीजिए, इसमें क्या बताना है, प्रवाहित धारा का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर है 10 और इसमें प्रवाहित धारा का मान 11 नंबर में आपको बताना है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए, तो प्रवाहित धारा का मान आपको बताना, धारा का मान। ओके, तो E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए, तो E1 प्लस E2 बट्टा R प्लस R1 प्लस R2। ओके, तो देखिए E1 जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, E1 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और E2 क्या दे रखा है, E2 क्या दे रखा है, E2 यहाँ पे दे नहीं रखा। तो चलिए E1 लिख लेते हैं 2 वोल्ट, इसको यहाँ पे 2 वोल्ट प्लस E2 यहाँ पे नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना। चलिए, तो E2 को वहीं पे रहने देते हैं, और I का मान यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। चलिए, I का मान तो निकालना ही है, और यहाँ पे 10 दे रखा है, क्या चीज़, 10 ओम जो दे रखा है, बड़ा वाला R जो दे रखा है, R1 प्लस R2 जो दे रखा है, एक एक मान लेंगे, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 1 + 1। ओके, और यहाँ पे जो एक मिस कर रहा है, यहाँ पे धारा का प्रवाहित मान, तो यही आपका E2 वाला मिस कर रहा है। तो E2 वाला यहाँ पे आपका क्या होगा, तो E2 वाला आपको निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। और E2 आपको जिस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले इसी में, तो उसको E2 उस तरीके से निकालेंगे तो E2 आपका हो जाएगा 1.5 होगा। तो सीधा सीधा आपका बनेगा क्या, 3.5 और 10 1 1 11 1 12, तो इतना आपका बनेगा, राइट। कितना बनेगा, 3.5/12। ओके, तो 35/120 हो जाएगा, 120 होगा, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा और ये आपका कट जाएगा 24 से, तो 7/24 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो बी आप नोट कर लीजिए। चलेंगे 12 पे। 12 में देखिए 10 में दे रखा है 2 वोल्ट वाले सेल के दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। यहाँ पे विभवांतर पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। V = E - R। ऑलरेडी मैंने एक बार विभवांतर निकालना था तो ये फॉर्मूला यूज़ किया था, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए, ओके, पता होना चाहिए ना। तो चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूछ रहा है विभवांतर, राइट, विभवांतर पूछ रहा है ना। हाँ, विभवांतर, दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ई आपको पता है 2 दे रखा है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और IR का जो मान आया था, आपको ध्यान होगा, आई का जो मान आया था एम्पियर, जो हमने निकाला था 7/24, तो ये डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे 7/24। और स्मॉल r का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 दूनी के यहाँ पे बट्टा 1 रख के 24 दूनी 48, 48 - 7, 48 - 7/24, और गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 24 - 7 कितना आ जाएगा, 24 में से 7 जाएगा, सॉरी 48 में से 7 जाएगा 41, तो 41/24, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा।
ओके, तो ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन वही है और यहाँ पे जो E2 का मान जो दे रखा था यहाँ पे मिस कर गया था। ये क्वेश्चन में E2 का मान जो था 1.5, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। डायरेक्ट यहाँ पे E2 आपका मान रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सेम को नहीं, सेम तो नहीं है बट वहाँ पे E2 का मान नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है। ओके, थोड़ा सा चेंजमेंट है, बाकी सारा कुछ वही फॉर्मूला वगैरह लगेगा। चलिए यहाँ पे धारा का मान पूछ रहा, तो I = E1 माइनस E2 बटा R1 प्लस सॉरी ये R है, कैपिटल R1 प्लस R2। ओके, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो E1 का मान आपको पता है 2 वोल्ट है, राइट, और 1.5 वोल्ट इसका है, तो 2 माइनस 1.5, 2 माइनस 1.5 हो गया ना, 2 माइनस 1.5 हो गया। और तो 2 माइनस 1.5 बट्टा R कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1 प्लस 1 मतलब कि ये 12, तो 2 में से 1.5 गया 0.5 और 0.5 बट्टा 12 इतना आ गया। 0.5 मतलब कि 0.5 मतलब कि 0.5, तो 0.5 अपॉन 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटा ये 0 नीचे आएगा तो 120 हो जाएगा, 5 बटा 120, और 5 बटा 120 को काटेंगे तो 1 बटा 24 में विभक्त हो जाएगा, तो 1 बटा 24 एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंड क्वेश्चन 14 में दे रखा है किसी पानी के बूंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा। पृष्ठ तनाव का दे रखा है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। वो राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो मैं इसको सॉल्व करने का जो तरीका दे रखा है वो आपको नोट करिए। कार्य पूछ रहा है, राइट, कार्य पूछ रहा है, तो जो किया गया कार्य होता है W बराबर 4 पाई, इसको डायरेक्ट आपको नोट करना है R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, और गुने T। ओके, T क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ओके, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो आपको T की आखिर है क्या। तो T यहाँ पे पृष्ठ तनाव है। ओके, तो यहाँ पे चलिए 4 सेंटीमीटर से बढ़ के जब भी पूछा जाए बढ़ के इतना हो जाता है तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो 4 पाई का 4 पाई रहेगा। ओके, 4 पाई का 4 पाई, और बढ़ रहा है तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो मतलब कि R1 जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बढ़ रहा है कितना 10 सेंटीमीटर, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ओके, गुने 72। ओके, तो ये 4 पाई का 4 पाई वैसे ही रहेगा, 10 का 10 माइनस 100, 10 यहाँ 100 और 4 का 16, मतलब कितना हो रहा है, तो यहाँ पे से इतना घटेगा तो आपको 84 आएगा और गुने 72, राइट। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना होगा कि 4 पाई गुने, यहाँ नोट कर लीजिए 84, 100 में से 16 गया तो 84 गुने 72, इतना आया आपका आंसर। और इसको आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको लगभग, इसको ऐसे 2 चौके 8 8 8 8 8 8 इसको और 8 चौका 32 तो 2, तो इस तरीके से आपको 2, उसके बाद ये 9 और उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 4, हाँ ये 2, ठीक है, इतना आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो आपका जो कि इतना जूल, तो इतना जूल आपका 24,192 जूल जो दे रखा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि 15 किलोवाट का मोटर 20 सेकंड में कितना कार्य करेगा, वो आपको बताना है। 15 किलोमीटर का जो दे रखा है, 15 किलोवाट का मोटर 20 सेकंड में कितना कार्य करेगा। चलेगा फटाफट इसको डिस्कस करेंगे। 10 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। 10 किलोवाट बराबर कितना वाट होगा, तो 10 किलोवाट बराबर 10,000 वाट। ओके, 1 किलोवाट 1,000 वाट, 10 किलोवाट 10,000 वाट, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी कार्य पूछ रहा है, तो W = P इंटू टी। तो यहाँ पे कितना पूछ रहा है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट का मतलब 10,000 वाट हो जाएगा, कहीं दाएं शकरा 1000 10,000, राइट, 10,000 हो गया। और यहाँ पे टी कितना दे रखा है, मतलब समय 20 सेकंड। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आप गुना करिए 20 0 0 0 कितना हो जाएगा 1, हाँ 20 से यहाँ पे 10,000 से गुना करिएगा तो यहाँ पे आपका एक और 0 होगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसको जैसे कि अगर इतना दे रखा है
तो इसको हम 2 गुने 2 3 और 2 5 जीरो है, तो 2 गुने 10 के पावर 5 जूल लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। और क्वेश्चन नंबर 16 में तो क्या दे रखा है, यदि P इक्वल टू संवेग, m बराबर द्रव्यमान तथा K बराबर गतिज ऊर्जा हो, तो इसमें से जो कौन सा जो रिलेशन, इसमें जो संबंध है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी मैंने इसको बता भी रखा है आपको, किस चीज़ में, ऑलरेडी मैंने इसको बता रखा है। कैसे बता रखा है आपको, एक क्वेश्चन में मैंने बताया था। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे डायरेक्ट हम इसको बताएं तो जो इसका आंसर, इसको डायरेक्ट अगर आप इसको याद भी रख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk। ओके, पी स्क्वायर इक्वल टू 2mk अगर आपका है तो मैं इसको सॉल्व कर दूं। चलिए मैं इसको सॉल्व ही करता हूं। ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको फटाफट बताता हूँ। संवेग बराबर पता होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, राइट, द्रव्यमान गुने वेग, और पी यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। के इक्वल टू गतिज ऊर्जा जो होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, राइट, mv² होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको कैसे करना है, कैसे करना है पता है, नहीं पता ना, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पी स्क्वायर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर इक्वल टू m² b²। ओके, हो जाएगा ना। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, राइट, और ये m² b² हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर दोनों स्क्वायर, पी स्क्वायर 2m। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वैसे आपको ये डायरेक्ट ही याद रखना है, वैसे इस तरीके से आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, कुछ ज़्यादा समय लगेगा तो, बट आपको ये डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट आपके ये काम में आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कैसे आ रहा है, आपको डायरेक्ट पूछेगा। यदि किसी सेल का विद्युत आग बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो, तो सेल से निकलने वाली महत्तम धारा का मान है। चलिए भाई साहब, खाली सेल आ रहा है भाई साहब, यही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का महत्तम धारा पूछ रहा है ना, मैक्सिमम आपका जो पूछ रहा है क्या चीज़, मैक्सिमम धारा, मतलब कि चलिए यहाँ पे धारा आपको बताना है आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम E/R होता है, और E का मान कितना, तो विद्युत आग बल जो कि 2 दे रखा है, और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर आपके चलेंगे 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, कांच का रेखीय प्रसार गुणांक का मान 2.4 गुने 10⁻⁶। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, एक इंग्लिश एक हिंदी बोल रहे हैं, तो 2.4 गुने 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। इसके आयतन प्रसार गुणांक का मान आपको बताना है, आयतन प्रसार गुणांक का मान बताना। तो चलिए, आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला जो होता है, आयतन प्रसार गुणांक का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुने रेखीय प्रसार गुणांक, राइट, और रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है, तो 3 गुने 2.4 गुने 10⁻⁶। इतना आपको सॉल्व करना है, इस तरह आपको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे 2.4 से 3 गुना करिएगा तो 7.2 गुने 10⁻⁻6 हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। और इसको सॉल्व करने के बाद नहीं, इतने ही पे आंसर आ जा रहा है, 7.2 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपका जो यहाँ पे 7.2 गुने 10⁻⁻6 7.2 गुने 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो 18 का जो आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ओके, चलिए, ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है कि भाई साहब, ये वाला भी और ये वाला भी 7.2 गुने 10⁻⁻6 प्रति 7.2 गुने 10⁻⁻6। हाँ भाई साहब, ये तो दोनों ही सेम हो गया। चलिए ये मिला लीजिएगा, यही आंसर सही होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, एक आदमी किसी सड़क को 30 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से आधी लंबाई को तय करता है। बची हुई आधी लंबाई को वो 860 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से तय करता है, तो उसका औसत वेग क्या होगा। आपको औसत वेग का फॉर्मूला आना चाहिए। ऑलरेडी मैंने जो बैच वाले बच्चे हैं वो तो प्लीज़ गलत ना करिएगा, ये सारे क्वेश्चन ये ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड मैंने करा रखा है, तो प्लीज़ आप लोग ये गलती ना करिएगा। ओके, चलिए आप लोग ये गलती ना करिएगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, औसत वेग बताना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका, औसत वेग। ओके, तो औसत वेग आपको निकालना चाहिए। औसत वेग इक्वल टू होगा यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, जिस तरह 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे v1 के दे रखा है 30 और v2 आपका यहाँ पे दे रखा है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 2 गुने v1 दे रखा है 30, एक समान चाल से बची हुई आधी लंबाई को 860 मीटर प्रति सेकंड, तो v2 आपका दे रखा है 860
ये नोट कर लेना है। और V1 प्लस V2 तो मतलब कि 30 प्लस और V2 दे रखा है 860। इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो फटाफट आपको करना है। तो 30 दूनी के 60 और 30 दूनी ये 60 हो जाएगा। 60 गुने 860 बट्टा 30 प्लस 860। 30 प्लस 860 कितना हो जाएगा हमको पता है, 890 हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कि नहीं होगा, चलिए हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको गुना करके और इसमें काट देना है और काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 57.7 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। नहीं 57.7 आ रहा है क्या। इसको सॉल्व करने के बाद आपको लगभग आएगा 57.977 आ रहा है, राइट। 57.977 आ जाएगा। तो ये लगभग 58 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, यदि कोई कण यहाँ पे ये आपका जो दे रखा है अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये वेक्टर से प्रारंभिक वेग आपका इतना दे रखा है और इससे प्रेषित किया गया है तो 36 प्राश। यहाँ पे प्राश पूछ रहा है भाई साहब, रेंज आपसे पूछ रहा है और रेंज देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके चलिए, तो इसको आपको ये वाला आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका चैप्टर है ना, प्रक्षेप्य गति, उससे ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने आपको करा भी रखा है बैच वाले बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे प्राश रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन ये थीटा है अपॉन जी। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है ना कि नहीं होता। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, तो रेंज का फॉर्मूला से आपको निकालना है। चलिए, तो U स्क्वायर है, U स्क्वायर पूछ रहा है तो U आपको कैसे निकालना है भाई साहब। अब U स्क्वायर, तो U स्क्वायर का मतलब क्या है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, राइट। तो चलिए, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आर का जो दे रखा है वाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यू को यू ही रहने देंगे यहाँ पे। जो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपका से प्रक्षेपित होता है यू स्क्वायर, यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाएगा और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में तोड़ेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जी को जी रहने देंगे, राइट। अब यू, अब इसको निकालेंगे 12/5 दे रखा है, मतलब कि आपका ये जो अगर इसको निकाला जाए, राइट, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर। तो पी आपका कितना है, पी आपका यहाँ पे है कितना दे रखा है, पी आपका दे रखा है 5 और ये दे रखा है आपका 12। ये आज का एच हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालता 12 144 50 25 169 169 का 13, तो 13 आपका हाइपोटेनस, मतलब कि ये आपका यू निकल गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर दे रखा है तो 13 गुना 13 हो जाएगा। यू स्क्वायर का 13 गुना 13 और 2 दे रखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 5/12 इंटू 13 है तो 5/13 हो जाएगा, राइट। और ये एच कॉस थीटा का मान 12/13 हो जाएगा, तो 13 ये आपका हो जाएगा। और जी का मान 10 दे रखा है, 10 लेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने में। तो 13 169 13 100 ये कट गया आपका। उसके बाद आपका 2 5 और 5 से 5 कट गया, बच गया आपका 12, राइट। तो 12 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखा है, यदि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.117 गुने 10⁻³ तो 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे में, मतलब कि 1 आवर में कितनी चांदी मुक्त करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 का ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए। m इक्वल टू और ये आपका ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, z का मान कितना दे रखा है 1 पॉइंट, रासायनिक तुल्यांक है जो तो 1.117 गुना 10⁻³ और 1 एम्पियर की धारा बोल रहा है, तो 1 एम्पियर की धारा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे में कितनी चांदी मुक्त करेगी 1 घंटे में, राइट। तो ये आपको 1 घंटे को इसको आपको चेंज करना होगा, ओके। तो इसको चेंज करेंगे तो 1/, इसको कैसे चेंज करेंगे 1 एम्पियर की धारा 1 घंटे में, तो ये हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा,
ओके 3600 इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, अब आपको चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर आपका क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध चौगुना हो जाएगा यदि स्थिर हो। तो क्या स्थिर रहेगा? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यदि किसी तार की लंबाई जो है दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध चौगुना हो जाएगा। चलिए घनत्व, आयतन, धारा या फिर चौड़ाई। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। और क्वेश्चन देता है राइट आंसर भाई साहब, क्वेश्चन नंबर है 22 का। चलिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? 22 का। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? प्रतिरोध, यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध चौगुना हो जाएगा यदि क्या स्थिर हो? आयतन जो आपका है वो स्थिर हो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है प्रतिरोध की बीमा बताना है। और प्रतिरोध का बीमा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो प्रतिरोध का बीमा आपको बताना है और राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है प्रतिरोध का बीमा। तो प्रतिरोध का आपका फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, प्रतिरोध का जो आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V बट्टा I, मतलब कि विभवांतर बट्टा विद्युत धारा, विभवांतर बट्टा विद्युत धारा। विभवांतर का जो आपका होता है उसको निकालते हैं ml स्क्वायर, विभवांतर का ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1, ये आपका विभवांतर का होता है। और बट्टा धारा, धारा का कितना होगा? धारा का एम्पियर ले लेते हैं, इसको एम्पियर लेंगे तो ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1 है तो a के पावर ये ऊपर जाएगा तो a के पावर -2 हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ओके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा, बीमा से आएगा ही आएगा, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बीमा से क्वेश्चन आना ही है। 24 नंबर, 3 असमान प्रतिरोधों को कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 5, बी 6, सी 8 और डी दे रखा है 10। तो 3 असमान प्रतिरोधों को कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है? 5, 6, 8, 10। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो मैं आपको बता दूँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितने तरीके से? 8 तरीके से, जो कि ऑप्शन सी आपका 3 असमान प्रतिरोधों को 8 तरीके से संयोजित किया जा सकता है। चलिए लास्ट हमारा का जो क्वेश्चन है 25, 3 असमान प्रतिरोध, यहाँ पे असमान था, वो कितने विधियों से संयोजित किया जा सकता है? असमान प्रतिरोधों को 8 तरीके से संयोजित किया जाएगा और 3 समान प्रतिरोधों को कितने तरीके से संयोजित किया जाएगा आपको बताना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। तो जब समान प्रतिरोधों को संयोजित करने की बात आएगी तो 4 विधियों से, और जब असमान प्रतिरोधों को संयोजित करने की बात आएगी तो 8। ओके, समान 4 और असमान 8। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सेशन कंटिन्यू इसी तरह रहे, पर डे आपको मिलता रहे, तो आपको करना क्या होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सेशन कैसा लगा आपको बता देना है और आप किस टाइम पे इस क्लास को चाहते हैं वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, तो फटाफट आपको बता देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चलो दोस्तों, सपना है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कर लीजिएगा।